हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात करते हैं लेसन नंबर 3 के बारे में, जहां हमने देखा कि नॉमिनल इनकम और रियल इनकम क्या होता है, और आज की वीडियो के बिल्कुल आखिरी में हम समझेंगे कि रियल इनकम और नॉमिनल इनकम में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो वो टॉपिक बिल्कुल स्किप मत करना। उससे पहले कुछ चीजें समझते हैं, ठीक है, और भी कुछ टॉपिक्स बाकी रह गए थे इस चैप्टर के, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 या व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो क्या है? चेन वेटेड मेजर्स ऑफ रियल जीडीपी। तो चलो पहले मैं इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं कि रियल वेटेड मेजर्स ऑफ रियल जीडीपी होता, चेन वेटेड मेजर ऑफ रियल जीडीपी होता क्या है। हम सबने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, जहां पे हमने एक बेसिक डिफरेंस की बात की थी कि रियल जीडीपी जो है वो हमेशा बेस प्राइस के बेस पे निकाली जाती है, वहां पे हम प्राइस के फ्लक्चुएशंस को इग्नोर कर देते हैं। और नॉमिनल जीडीपी हम करंट प्राइस के बेस पे निकालते हैं, इसलिए नॉमिनल जीडीपी बार बार फ्लक्चुएट होती रहती है। लेकिन दिक्कत अब ये आई कि चलो भैया हमने ये बात मान ली कि रियल जीडीपी जो है वो हम किस बेस पे निकालेंगे, बेस प्राइस के बेस पे। लेकिन बेस प्राइस किस ईयर का माने ये कौन बताएगा, है ना। अब भाई मान लो 2024 चल रहा है, 25 चल रहा है इस टाइम पे। अब मान लो कि मैं यहां पे ये मान लूं कि 2001 का बेस प्राइस मान लेता हूं, 2010 का बेस प्राइस मान लेता हूं, 15 का मान लेता हूं। तो किस चीज को हम बेस प्राइस माने, कैसे माने हम किसी ईयर को बेस प्राइस अपना, वो डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट था। उसी के लिए आज हम ये वाला मेथड डिस्कस करेंगे, चेन वेटेड मेजर्स ऑफ रियल जीडीपी, जो हमें ये समझाएगा कि कैसे हम किसी एक ईयर को अपना बेस ईयर मानते हैं, किसी एक ईयर के प्राइस को अपना बेस ईयर प्राइस मान के चलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कि बेस ईयर प्राइस चलो आपने मान लिया, बेस ईयर प्राइस हम कब तक उसी को बेस ईयर प्राइस मानेंगे, उसका अपडेट होना तो वो जरूरी है ना, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो हमें अपना बेस ईयर प्राइस भी करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ताकि हम एक्यूरेटली इकोनॉमिक ग्रोथ को समझ सकें कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो भी रही है किसी कंट्री की या नहीं हो रही। क्योंकि हम जानते हैं कि रियल जीडीपी जो है वो हमें अच्छे से हेल्प करता है ये चीज समझने में कि इकोनॉमिकली हम ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि रियल जीडीपी जो है वो प्राइस के बेस पे काम ही नहीं करता, वो बेस करता है क्वांटिटी के बेस पे, वो काम करता है क्वांटिटी के बेस पे। अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो रियल जीडीपी राइज होगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी रियल जीडीपी कम हो जाएगी। अगर रियल जीडीपी बढ़ रही है इसका मतलब क्या है, कंट्री ग्रोथ कर रही है। अगर रियल जीडीपी ग्रोथ नहीं कर रही इसका मतलब क्या है, कंट्री ग्रो नहीं कर पा रही। तो हम ऐसे डिस्कस करते हैं। तो समझते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। तो इफ द प्राइसेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज चेंज ड्रामेटिकली रिलेटिव टू अदर गुड्स यूजिंग अ फिक्स्ड बेस ईयर प्राइसेस व्हेन कैलकुलेटिंग रियल जीडीपी कैन प्रोड्यूस मिसलीडिंग रिजल्ट। अगर मान लो हम कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज के प्राइस जिसके बार बार चेंज होते हैं, वहां पे हम उनका एक फिक्स बेस ईयर प्राइस मान ले, तो वो कई बार जो है वो रियल जीडीपी को मिसरीड कर देता है। वहां पे हमारा रियल जीडीपी हमारे किसी प्रकार की सहायता नहीं करता। तो बेस ईयर का सिलेक्शन कैसे होगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो हमने कोई बेस ईयर प्राइस मान लिया, हो सकता है उस बेस ईयर प्राइस में पहले से वो प्राइस क्या हो, उस टाइम पे उस चीज की गुड्स के प्राइस पहले से मैक्सिमम हो, हम उसको मान के कैलकुलेट कर रहे हैं। तो भाई हमें जो है वो एवरेज लेना चाहिए। तो बेस ईयर प्राइस जो है ना सेट करना इतना इजी भी नहीं होता। अगर हमने गलत बेस ईयर प्राइस यूज कर लिया तो हमने देख लिया कि रियल जीडीपी के रिजल्ट हमें मिसलीड कर देंगे, रियल जीडीपी जो है हम ढंग से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो द ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस डिसाइडेड टू फिक्स दिस प्रॉब्लम बाय स्विचिंग टू चेन वेटेड मेजर ऑफ जीडीपी इन विच इट अलाउज द बेस ईयर टू चेंज कंटिन्यूअसली। जहां पर उन्होंने ये समझाया कि बेस ईयर जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज करो अगर मान लो आज 2025 चल रहा है, हम 2020 का बेस प्राइस ले रहे हैं, जैसे 2026 आएगा मैं 2021 का बेस प्राइस ले लूंगा, 2027 आएगा मैं 2022 का प्राइस ले लूंगा बेस ईयर। ठीक है, तो यानी कि हो सकता है कि मैं पे 5 साल गैप रख ले, वो हमारी मर्जी है। तो उन्होंने क्या बोला कि ना हम जो है हम यहां पे जब बात करते हैं तो उन्होंने क्या बोला कि जो आप लोग चेंज बेस ईयर लोगे उसको चेंज करना कंटिन्यूअसली बहुत जरूरी है टाइम के बीतने के साथ साथ। ये नहीं कि एक बार जो बेस ईयर सेट कर लिया हमेशा वही बेस ईयर रहेगा, नहीं, आप जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा अपना बेस ईयर चेंज करते रहो। ठीक है, तो वो राय दी किसने, ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ने। इसके बाद क्या आता है, एवरी ईयर द बेस ईयर इज एडवांस। हर एक साल, मैंने एग्जांपल दिया, हर एक साल जो है हम बेस ईयर को एडवांस करते रहते हैं बाय 1 ईयर, एक साल से। आफ्टर कैलकुलेटिंग दीज ग्रोथ रेट्स
चेन देम टुगेदर, दैट इज द लेवल ऑफ रियल जीडीपी इज इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लेवल है रियल जीडीपी का वो इंक्रीज हो जाएगा ईच ईयर, हर एक ईयर जो वैल्यू है रियल जीडीपी की वो बढ़ जाएगी बाय द ग्रोथ रेट कैलकुलेटेड इन दिस वे, सो दैट द लेवल ऑफ रियल जीडीपी कैन बी कंपेयर्ड फॉर एनी 2 डेट्स। इसके बाद जो है हम किसी भी 2 डेट्स का कंपैरिजन भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जीडीपी निकालते क्यों है, हम जीडीपी निकालते हैं ताकि हम उसे कंपेयर कर सकें। बिना कंपैरिजन के फायदा क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कि हम पिछले साल से इस साल ग्रो कर पाए या नहीं कर पाए, पिछले साल आउटपुट का लेवल क्या था, इस साल आउटपुट का लेवल क्या है, पिछले साल जीडीपी कितनी थी, इस साल जीडीपी कितनी है। तो भाई ग्रोथ रेट निकालने के लिए कंपैरिजन बहुत जरूरी है 2 डेट्स के बीच में, 2 साल के बीच में, ठीक है, या फिर अलग ईयर्स के बीच में, कि पहले ग्रोथ रेट क्या थी अब ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है। और ये तो हो गई इंटरनल कंपैरिजन कि हम जो है अपना ही जीडीपी अपने ही प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं कि हम जो है वो पहले से इंप्रूव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। और ऐसा सिर्फ जीडीपी में नहीं होता, आप भी देखो रियल लाइफ में जब हमारे नंबर्स आते हैं या फिर जब हम किसी भी चीज को परफॉर्म कर रहे हो तो वहां पे देखते हैं अपना ग्रोथ रेट कि क्या मैं पहले से ग्रो कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा, और नहीं कर पा रहा तो क्यों नहीं कर पा रहा, ठीक है, और कर पा रहा हूं तो भाई कौन कौन चीजें मैंने इंप्रूव करी थी जो मुझे कंटिन्यूस रखनी है अपनी, ताकि मैं उस लेवल का ग्रोथ हमेशा अचीव करता रहूं, ठीक है। तो वो सारी चीजें जाननी बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गया इंटरनल कंपैरिजन। बहुत बार हम एक्सटर्नल कंपैरिजन भी करते हैं, मतलब एक कंट्री की जीडीपी ग्रोथ का दूसरे कंट्री की जीडीपी ग्रोथ से, और वो कब कर पाएंगे, जब हमें जीडीपी निकालना अच्छे तरीके से आता होगा, हमारी जीडीपी एक रीजनेबल वैल्यू प्रोवाइड करती है जिसके जरिए हम एक्चुअल में सही कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये तो होगा एक्सटर्नल कंपैरिजन कि भाई आप 2 कंट्रीज के बीच में जीडीपी को जो है वो क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, उससे पता लगा रहे हो कि कौन सी कंट्री वेल डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग नेशन है, कौन सी अंडर डेवलप्ड है। तो ये सारी चीजें ऐसा ही हम भी करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी करते थे बचपन से, है ना, कि वो देख, ठीक है, शर्मा का रोंडा उसके इतने नंबर आए, ठीक है, वो इसके इतने नंबर आए, ठीक है। तो कंपैरिजन है ना, पेरेंट्स होते हैं कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। पर भाई मैं एक साफ बात मानता हूं इन चीजों में, चाहे कंपैरिजन ना पढ़ाई में कितना मर्जी करवा लो, लेकिन जब करियर सेट हो ना तो करियर हमेशा से सेट होना चाहिए कि जो सामने वाला, जिसके घर में तुम्हारे एग्जांपल चलते होंगे ना, जैसे मेरे घर में भी बहुत सारे एग्जांपल दिए जाते थे कि इस फलाना के लड़के को देख, इसके लड़के को देख, ठीक है, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वो कितना अच्छा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम ऐसा ला दो कि उनके घर में फिर तुम्हारे एग्जाम्पल चलने चाहिए कि अब उनको देख, वो जिस फील्ड में काम कर रहा है उसी फील्ड में सक्सेस लेके जा रहा है, ठीक है। तो वो होता है टाइम चेंज करना। तो यही होता है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के लिए एक्चुअल डाटा होना क्या है, बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे अगला पॉइंट में आता है हमारे पास अगले पॉइंट में, रियल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल और अ कंट्री इज इनकम एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन। तो रियल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल और अ कंट्री इज इनकम एडजस्टेड फॉर, मतलब हम यहाँ पे जो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद जो हमारी इनकम बनती है, हमारी क्या बन जाती है, रियल इनकम बन जाती है। तो इट इज द डिफरेंट फ्रॉम नॉमिनल इनकम, ये नॉमिनल इनकम से काफी अलग है, इन विच नो सच एडजस्टमेंट आर मेड, क्योंकि नॉमिनल इनकम में कोई भी एडजस्टमेंट मेड नहीं होती। देयरफॉर एन इंडिविजुअल मस्ट ट्रैक देयर रियल एंड नॉमिनल वेजेस टू कॉम्प्रिहेंड देयर परचेजिंग पावर। तो उसको पता होना चाहिए कि उसकी रियल इनकम क्या है, नॉमिनल इनकम क्या है, ताकि वो अपनी परचेजिंग पावर को ध्यान से समझ पाए। चलो थोड़ा समझते हैं इस चीज के बारे में। यहाँ पे एक पॉइंट क्या था कि रियल इनकम जो है वो एडजस्टेड होती है इन्फ्लेशन से। जैसे मैंने आपको एक पॉइंट में समझाया था कि एक टाइम ऐसा भी था जब गुजारा लोगों का 500 रुपए में हो रहा था, एक टाइम आज का ऐसा भी है जहां पे 50,000, 20,000, 30,000 भी लोग क्या कर रहे हैं, क्या कम पड़ रहे हैं गुजारा करने के लिए। ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं, क्योंकि यहां पे मैंने एक चीज समझाई थी कि जो प्रोड्यूसर है, जो कंज्यूमर है, वो प्रोड्यूसर यानी कि जो लेबर्स हैं वो अपने प्रोड्यूसर से बात करते हैं, अपने मालिकों से बात करते हैं कि भाई आप हमारी सैलरी बढ़ा दो, आप हमारे वेजेस बढ़ा दो। अब जो सैलरी बढ़ाएगा, वेजेस बढ़ाएगा, उसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो क्या करेगा, वो प्राइस को बढ़ा देगा। तो हो क्या रहा है, वो सैलरी बढ़ाता है फिर प्राइस बढ़ा देता है, फिर सैलरी बढ़ाता है फिर प्राइस बढ़ाता है। इस तरीके से इनकम भी बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ती है, तो दोनों पैरेलल चलते हैं। तो रियल इनकम क्या है कि एक्चुअल में आपकी इनकम कितनी बढ़ी है। सपोज करो किसी की इनकम जो है वो 6% से बढ़ गई, मान लेते हैं 6% इसकी इनकम राइज कर दी, उसके प्रोड्यूसर ने, उसके मालिक ने, जो भी होगा, 6% से उसने अपनी इनकम बढ़ा ली, ठीक है, और 6% से इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो क्या उसकी कोई इनकम बढ़ी, नहीं बढ़ी। तो रियल इनकम ग्रोथ क्या है, रियल इनकम ग्रोथ क्या है, 0। सिर्फ नॉमिनल इनकम 6% से बढ़ी है, रियल इनकम 0 है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि रियल इनकम वो इनकम होती है जिसमें हमारा जो है इन्फ्लेशन एडजस्ट किया होता है। लेकिन यहीं पे देखो, अगर मैं बोलूं कि उसकी इनकम 10% से राइज की हुई है, अगर उसकी इनकम 10% से बढ़ी है और इन्फ्लेशन 7% से बढ़ी है, इसका मतलब क्या है कि उसकी रियल इनकम 4% से बढ़ गई, क्योंकि इन्फ्लेशन से 6% का आया, उसकी इनकम बढ़ी 10% से, यानी कि 4% का तो अभी भी बेनिफिट में है।
तो वो चीज, तो इसलिए रियल इनकम क्या बोलते हैं, वो इनकम जिसमें हम इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को एडजस्ट करते हुए चलते हैं। लेकिन नॉमिनल इनकम वो इनकम होती है जहां पे किसी प्रकार की एडजस्टमेंट नहीं होती। अब कई बार यही बोलते हैं कि भाई जो मालिक है या फिर जो वेजेस बढ़ाते हैं, बोलते हैं कि हमने तुम्हारे वेजेस 20% राइज कर दिए। अरे भाई तुमने वेजेस 20% राइज कर दिए, एक बार ये तो चेक करो इन्फ्लेशन किस लेवल पे राइज हुआ है। ठीक है, यही तो चीज होती है, क्योंकि ये बात सारी बातें समझदारी वाली होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जनरली लोग जो है अपना पैसा जो है वो सेविंग अकाउंट में सेव करके रखते हैं। ठीक है भाई, रखते हैं, अच्छी बात है, सब रखते हैं, मैं भी रखता हूं, बट एक इमरजेंसी फंड के लिए वहां तक बहुत सीमित है, वो पैसा रखा हो उसमें बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर फालतू का पैसा सेविंग अकाउंट में रखा जाएगा, कितना इंटरेस्ट आता है, 3% 4%, और एवरेज महंगाई कभी देखना किस रेट से बढ़ती है, 6 से 8% से महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इसका मतलब आपका पैसा रखे रखे क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। हमें लग रहा है इंटरेस्ट मिल रहा है, नहीं, आपका पैसा फिर भी क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। अगर हम जो है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते अपने इन्वेस्टमेंट के जरिए भी, इसका मतलब हमारा पैसा हमें ग्रो करना नहीं आता। तो एफडी में भी कोई पर्सन करवाता है ना अपनी, तो वो भी सिर्फ इन्फ्लेशन रेट को बीट कर रहा होता है। ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसको बीट ही कर होता है, एक्सेस वो भी नहीं कमा पाता। एक्सेस वो कमा पाते हैं जो साल का 12% 15% रिटर्न जनरेट कर लेते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, चाहे वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दे, चाहे वो स्टॉक मार्केट इक्विटी में इन्वेस्ट कर दे, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दे, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट सोर्सेज है, खासकर जो कॉमर्स के बच्चों ने तो पता ही होगा। ठीक है, फाइनेंस किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो वो चीजें हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या बात करी कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी एक्चुअल इनकम किस लेवल पे राइज हुई है, वो हमारी रियल इनकम बन जाएगी, और जो हमारी इनकम हमें लगता है कि राइज हुई है वो सिर्फ नॉमिनल इनकम होती है। अब आगे समझते हैं सीपीआई। अब ये सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये दिखाता है वो देखते हैं। तो इट इज एन इंडिकेटर ऑफ एन इंडिविजुअल्स वेलबींग। तो ये एक इंडिकेटर है इंडिविजुअल के वेलबींग का, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये शो करता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस लेवल पे है एक इकोनॉमी के अंदर, एंड इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है, मतलब इकोनॉमिकली हालात कैसे हैं एक कंट्री के, वो भी ये चीज दिखाता है, इकोनॉमिक हेल्थ। व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, अगर महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, द फॉल इन रियल इनकम, इसका मतलब क्या है कि रियल इनकम कम हो रही है लोगों की, इज डोनेटेड इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन पर डॉलर। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ रियल वेज, इसको हम रियल वेज ही बोलते हैं। थोड़ा इस चीज को समझते हैं एक बार, ऐसा क्यों हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद लोगों की इनकम कैसे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखो दो चीजें होती हैं, इनकम बढ़ाने के दो ही तरीके होते हैं, फिर बोलूंगा। अगर किसी कोई पर्सन है जिसकी कोई भी इनकम है, सपोज करो 10,000 रुपए इनकम मान लेता हूं उसकी, अगर हम 10,000 उसकी इनकम मान रहे हैं, तो ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है, फालतू की सकती है, 10,000 इनकम मान लेते हैं उसकी। ठीक है, अगर महंगाई बढ़ रही है तो सिंपल सी बात है, वो जो है इसी सेम अमाउंट में कम गुड्स को बाय कर पाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि उसकी इनकम कम हो गई। और अगर चीजें सस्ती हो गई तो अब वो इसी सेम इनकम में ज्यादा चीजें खरीद पाएगा, उसकी इनकम बढ़ गई। तो इनकम बढ़ने के दो तरीके होते हैं, या तो आप प्राइस को कम कर लो, या आप सही में इनकम को राइज करवा दो। ठीक है, और इनकम घटने के भी दो तरीके होते हैं, या तो इनकम को सही में घटा दो या फिर प्राइस को बढ़ा दो। तो इनकम पे दो चीजों का फर्क पड़ता है, एक तो प्राइस का और एक इनकम का खुद का। ये चीज यहां पे थी कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है किसी भी कंट्री के अंदर बड़े लेवल पे, इसका मतलब क्या है कि लोगों की इनकम लगातार कम हो रही है। यही तो हो रहा है। अब देखो बीच में आपने सुना होगा, अभी मैं आपको आजकल के हालत बताता हूं। आजकल क्या है, पिछले कुछ खास अगर 6 महीनों में जो स्टॉक मार्केट है काफी बड़े लेवल पे गिरा है। वैसे अब तो राइज करने लगे थोड़ा बहुत, वो पता नहीं फिर से क्या पता गिरना शुरू कर दे। 6 महीने से लगातार जो है मार्केट जो है वो रेड में क्लोज कर रही है। ठीक है, तो क्योंकि मैं देखता हूं तो मुझे पता है, तो रेड में क्लोज कर रही है वो मार्केट। अब रेड में क्लोज करने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि लोग जो है वो खरीद नहीं रहे। क्या बोल रहा हूँ, कंट्री बोल रहा हूँ, कंपनीज जो है, कंट्री तो ग्रोथ कर ही नहीं रही। कंट्री की अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी जो अपना रिजल्ट है क्वार्टर वाइज क्वार्टर नेगेटिव में पोस्ट करिए। क्यों पोस्ट करिए, क्योंकि लोग जो है वो कंजप्शन नहीं कर रहे, लोग गुड्स को अच्छे तरीके से बाय नहीं कर रहे, लोग ज्यादा गुड्स बाय नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है, कुछ गुड्स तो उनके लिए क्या हो गए, अनअफोर्डेबल हो गए हैं, वो खरीद ही नहीं पा रहे उन गुड्स को। क्यों नहीं खरीद पा रहे, हमारी कंट्री में जीएसटी आप लोगों को पता ही है, अब तो हर चीज पर लग रही है, एजुकेशन पे भी लगा दी। पहले तो ये कम से कम बचा हुआ था, एजुकेशन पे लग गई जीएसटी। मूवी वगैरह जाओगे, पॉपकॉर्न वगैरह खाओगे, वहां भी टैक्स लगा रखा है, हर जगह इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ है। सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स बोल रहा हूँ, जीएसटी लगा हुआ है। उस जीएसटी की वजह से उस चीज के प्राइस हाई हो जाते हैं। अब प्राइस हो गई हाई, इसका मतलब क्या, इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ गया यानी कि फिर से वही वाला पॉइंट है, इनकम कम हो गई। इनकम कम हो गई तो लोग बाय कम कर पाएंगे, वही चीज यहाँ पे है। तो रियल इनकम इज नॉमिनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो रियल इनकम का मतलब क्या है, रियल इनकम वो इनकम है अगर हम नॉमिनल इनकम को एडजस्ट कर देते हैं किससे, इन्फ्लेशन से। तो
तो अगर हम नॉमिनल इनकम में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके चलते हैं तो वो हमारी रियल इनकम बन जाती है। इट सिग्निफाइज वेयर अ पर्सन स्टैंड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाइंग आइटम्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसका मतलब ये दिखाता है कि एक पर्सन जो है वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की चीजों को बाय करने के लिए कहां पे स्टैंड करता है। इट अफेक्ट्स द बाइंग प्रोसेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल, और यही नहीं, ये जो है वो बाइंग प्रोसेस भी क्या करता है, यहाँ पे अफेक्ट करता है हर एक इंडिविजुअल के। अब समझते हैं रियल इनकम के फॉर्मूलों को। अगर मैं रियल इनकम के फॉर्मूलों के ऊपर बात करूं तो देयर आर 3 कॉमन फॉर्मूलाज फॉर डिटरमाइनिंग रियल इनकम। 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या रियल वेज का, वेजेस माइनस में वेजेस मल्टीप्लाई में इन्फ्लेशन रेट, यानी कि वेज में से वो वेज माइनस कर दो जिसमें वेज और इन्फ्लेशन रेट की मल्टीप्लाई हो रखी है, ठीक है, तो हमारा रियल वेज निकल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला रियल वेज का, वेजेस अपॉन में आइए 1 प्लस में इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, तो वेजेस को डिवाइड कर दो 1 प्लस में जो भी इन्फ्लेशन रेट है उस टाइम का। 6% है तो 6% कितना होगा, 1 प्लस में 0.06, तो 1.06 आपका बन जाएगा, ठीक है। तो वेजेस डिवाइड बाय 1 जो भी होगा, 6% मान लो, 8% मान लो, तो 1 प्लस में 0.08 हो जाएगा, तो 1.08 हो जाएगा। ऐसे रियल वेज कैसे आ जाएगा, 1 माइनस में इन्फ्लेशन रेट मल्टीप्लाई बाय वेजेस। ये तीनों तरीकों से आप जो है वो रियल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी पॉइंट पे। नहीं, आखिरी पॉइंट नहीं है ये, क्योंकि अभी एक टॉपिक को डिस्कस करना है हमें कि रियल इनकम और नॉमिनल इनकम में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो मैं आपको सारे पॉइंट भी क्लियर कर दूंगा। पहले यहां तक समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे वो टॉपिक, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ नॉमिनल इनकम इज ऑल्सो कॉमनली यूज्ड इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो जो नॉमिनल इनकम है वो हमारी नेशनल इनकम अकाउंट करने में भी हेल्प करते हैं। टू रेफर नॉमिनल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जहां पे हम क्या निकालते हैं, नॉमिनल जीडीपी। तो भाई नॉमिनल इनकम होगी, उसके अंदर हमारा क्या आएगा, नॉमिनल जीडीपी आएगा। और हम तो जानते हैं नॉमिनल जीडीपी की कुछ खास वैल्यू है नहीं, क्योंकि वो ग्रोथ को शो नहीं कर पाता, फिर भी हम निकालते हैं। द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी के अंदर क्या आएगा, वो सारे गुड्स, वो सारी सर्विसेज, उनकी नॉमिनल वैल्यू, करंट प्राइस पे वैल्यू, जो मैं बात कर चुका था पिछली वीडियो में कि नॉमिनल जीडीपी हम करंट प्राइस पे निकालते हैं। अ कंट्रीज बॉर्डर ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, गिवन टाइम पीरियड यानी कि कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर या फिर अकाउंटिंग ईयर हम ले सकते हैं। इन इवैल्यूएटिंग नॉमिनल जीडीपी द आउटपुट फॉर अ गिवन ईयर इज इवैल्यूएटेड। जब हम नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, जो आउटपुट फॉर अ गिवन ईयर इज इवैल्यूएटेड यूजिंग द ईयर्स प्राइसेस, उस ईयर के प्राइस को लेके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं ऊपर बोल चुका हूं, यहाँ पे हम करंट प्राइस के बेस पे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये नॉमिनल जीडीपी है। द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग नॉमिनल इनकम टू रेफर टू नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल इनकम जो हम प्रैक्टिस करते हैं निकालने की, वो नॉमिनल जीडीपी की निकाली जाती है। इज वास्ट लिटरेचर ऑन नॉमिनल इनकम टारगेटिंग, जहां पे हम नॉमिनल इनकम को टारगेट करके चलते हैं। तो अब समझते हैं कुछ बेसिक डिफरेंसेस नॉमिनल इनकम और रियल इनकम में। कुछ तो हम बात कर चुके हैं, अब सारे डिफरेंस की बात करेंगे। बस एक बार पहले आप यहां तक उतार लो, फिर थोड़ा प्लॉट खाली कर लेता हूं, फिर समझाएंगे हम, फिर समझेंगे उन टॉपिक्स को, ठीक है। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और अभी जाना कहीं भी नहीं है, डिफरेंसेस देखने के बाद तब वीडियो को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब पहले यहां तक उतार लो आप लोग। चलो भाई, हम देखते हैं आगे का टॉपिक में है क्या। पहले तो समझते हैं नॉमिनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है। नॉमिनल इनकम का फॉर्मूला है रियल इनकम मल्टीप्लाई में प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, कि करंट ईयर में प्राइस क्या चल रहा है, और प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर, उसे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है नॉमिनल इनकम निकालने का। अब हम समझते हैं रियल इनकम और नॉमिनल इनकम में मेनली कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। तो 4 पॉइंट है, तो अगर कभी भी ये सवाल 4 नंबर में आता है, पार्ट्स में आता है कि आप ये बताओ कि रियल इनकम और नॉमिनल इनकम में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो आप ये वाले पॉइंट्स वहां पे दिखा सकते हो। अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, तो रियल इनकम जो हम जानते हैं, रियल इनकम इज द इन्फ्लेशन एडजस्टेड अर्निंग ऑफ एन एंटिटी, इंडिविजुअल और नेशन। तो जहां पे हम चाहे नेशन हो, चाहे इंडिविजुअल हो, कोई फर्म हो, कोई एंटिटी हो, तो जब हम उनकी बिना इन्फ्लेशन विद इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम की बात करते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है, रियल इनकम बन जाती है। यानी कि यहाँ पे इन्फ्लेशन एडजस्ट हो चुका होता है। अब यहां पे क्या बन जाएगा, इसका उल्टा, तो इट डज नॉट कंसीडर इन्फ्लेशन रेट, ये कभी भी इन्फ्लेशन रेट को कंसीडर नहीं करता व्हाइल कैलकुलेटिंग एन एंटिटीज इंडिविजुअल्स अर्निंग, जब हम एक एंटिटी की इंडिविजुअल अर्निंग देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, रियल वेज रिप्रेजेंट द परचेजिंग पावर ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जो रियल वेज है वो एक इंडिविजुअल की परचेजिंग पावर दिखाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो इन्फ्लेशन का कुछ इफेक्ट यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन हो चुका है एडजस्ट इनकम के अंदर, हमने इनकम को एडजस्ट कर रखा है पहले ही इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो जो भी अब उसकी इनकम है वो क्या क्या परचेज कर सकता है, वो उसी क्या बन जाएगी, परचेजिंग पावर बन जाएगी। लेकिन नॉमिनल इनकम ऐसा नहीं होता। नॉमिनल इनकम वेज इंडिकेट्स ओनली द अर्निंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल, वो सिर्फ अर्निंग दिखाता है इंडिविजुअल की
क्योंकि वो कभी भी महंगाई की बात नहीं कर रहा होता। अब सपोज करो किसी की अर्निंग बहुत ज्यादा हो लेकिन उस लेवल से महंगाई और ज्यादा हो तो उसकी परचेजिंग पावर क्या होगी, कम होगी। तो कभी भी जो नॉमिनल वेज है वो कभी भी उसकी परचेजिंग पावर शो नहीं कर पाता जब तक आप महंगाई के बारे में नहीं जानते हो। अब आपको क्या पता बाहर गुड्स और सर्विस किस रेट पे बिक रहे हैं, उसके हिसाब से तो बताओगे कि आपकी इनकम कम है या ज्यादा है। तो इसलिए कभी भी रियल इनकम जो है वो तो परचेजिंग पावर दिखाता है, पर नॉमिनल इनकम कोई परचेजिंग पावर नहीं दिखाता। तीसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो क्या है, इट वेरीज ओवर द ईयर्स। ये जो है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हम उसको एडजस्ट करते रहेंगे, तो वो जो है टाइम के चेंज होता रहेगा रियल वेज। इट कैन रिमेन फिक्स्ड ओवर द ईयर, ये जनरली क्या रहता है हमारा, फिक्स रहता है ओवर द ईयर्स, बहुत सालों तक। इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है वो क्या आता है, रियल अर्निंग आर अ वैल्यूएबल इंडिकेटर ऑफ एन इंडिविजुअल्स वेलबींग। तो रियल अर्निंग जो है वो वैल्यूएबल इंडिकेटर है किसका, इंडिविजुअल की वेलबींग का, कि इंडिविजुअल कितना पैसा कमा रहा है, इन्फ्लेशन के हिसाब से उसकी परचेजिंग पावर कैसी है, क्या वो एक अच्छा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के अंदर रह सकता है या नहीं रह सकता, वो सारी चीजें यहाँ पे शो होती है एज इट एक्सेस द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बॉट फ्रॉम दैट इनकम, क्योंकि वो डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज बॉट कर सकता है इस इनकम के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या है, इट ओनली डिनोट्स एन इंडिविजुअल्स करंट अर्निंग, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की करंट अर्निंग दिखाता है, दैट आर नॉट एडजस्टेड टू द चेंज ऑन इन्फ्लेशन, जो कभी भी इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट नहीं हो रखा है, यानी कि यहाँ पे महंगाई को इग्नोर करके चलते हैं इन्फ्लेशन रेट्स को, तो हेंस इट डज नॉट रिप्रेजेंट द वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये कभी भी एक इंडिविजुअल का वेल बीइंग शो नहीं कर सकता। तो ये हमारे 4 पॉइंट बनते हैं डिफरेंस के रियल इनकम और नॉमिनल इनकम के अंदर। तो ये हमारा पार्ट खत्म हो चुका है। अगली वीडियो में बात करेंगे जीडीपी के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा डीप में। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ताकि उनकी भी एग्जाम में हेल्प हो जाए, ठीक है। और जिनको नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मैट्रिक बोर्ड के सामने से।